नमस्कार। फिर से मैं आपका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन हेडेक के पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका पार्ट 1 भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइग्रेन होने के प्रमुख कारणों की। उनमें सबसे पहला और प्रमुख कारण है आनुवंशिकता। माइग्रेन होने में आनुवंशिकता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4 में से 3 व्यक्तियों में इस बीमारी को वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी होते देखा गया है। किन्हीं विशेष परिवारों में जन्मे कुछ व्यक्तियों में तो यह बीमारी उन्हें अपनी पीढ़ियों से विरासत के रूप में मिलती है। यदि माता पिता इस बीमारी से मुक्त हो तो उनकी संतान में भी इस बीमारी के होने की संभावना कम ही होती है। परंतु ऐसा देखा गया है कि यदि माता और पिता दोनों इस बीमारी से पीड़ित हैं तो उनकी संतानों में इस बीमारी के होने की संभावना सामान्यतः अधिक होती है। माइग्रेन होने का दूसरा कारण है मानसिक असंतुलन होना। मानसिक असंतुलन तो प्राय सभी बीमारियों का मूल कारण होता है। माइग्रेन होने में मानसिक असंतुलन बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मन का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो विवेक और व्यवहार को असंतुलित कर जीवन में दुख, निराशा और असफलताओं को लाते हैं, विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तनाव से मुक्त नहीं रह पाते हैं, उन्हें तो माइग्रेन से सामना करना ही पड़ सकता है। कहते हैं सुख सस्ता है फिर भी हम लेते नहीं, दुख महंगा है फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से इसका अगला कारण है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी भूख की गड़बड़ी होना। यदि किसी भी कारणवश आपको कभी ज़्यादा भूख लगती हो, अन्यथा कभी कम भूख लगती हो, तो आपको माइग्रेन होने का खतरा ज़्यादा बना रह सकता है, क्योंकि इस समस्या का भी सीधा संबंध हमारे सेरोटोनिन नामक हार्मोन के असंतुलन से ही जुड़ा हुआ है, जो माइग्रेन होने का भी कारण है। इसका और अगला कारण है ध्वनि प्रदूषण। नगरों, महानगरों में अन्य प्रदूषणों के साथ साथ ध्वनि यानी शोर प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन होने लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शोर क्या है। शोर को हम एक ऐसी मिली जुली ध्वनि मानते हैं जिससे हमें कोई भी निश्चित सूचना या जानकारी नहीं मिलती हो और जिसकी तीव्रता के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव होता रहता हो। इसके अतिरिक्त जो सुनने में भी असुविधाजनक और झुंझलाहट पैदा कर देता हो, यही शोर है। अब यदि लंबे समय के लिए यही शोर की तीव्रता निर्धारित अधिकतम सीमा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को असंतुलित कर हमारे सोने जागने की क्रियाओं को अव्यवस्थित कर देता है और अंत में यही माइग्रेन होने का कारण बनता है। वैसे शोर की सीमा 55 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से माइग्रेन होने का और अगला कारण है उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर का होना। शरीर में लगातार होते रहने वाले रक्त संचार को जिस दबाव से गति मिलती है उसे रक्तचाप या रक्त का दबाव कहते हैं। एक निश्चित सीमा तक तो यह दबाव शरीर में रक्त संचार, जो जीवन जीने के लिए एक स्वाभाविक आवश्यक क्रिया है, को सुचारू रूप में चलाए रखने के लिए जरूरी है। परंतु यदि किन्हीं विशेष कारणोंवश रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला यह रक्त का दबाव सामान्य से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे ही उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों पर पड़ता है। यह मस्तिष्क धमनियों की भीतरी दीवारों की संरचना बदल देता है, उन्हें क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे रक्त को दौड़ने के लिए और भी कम जगह मिल पाती है। अब रक्त की आपूर्ति को सामान्य करने के लिए मस्तिष्क धमनियों को उत्प्रेरित करने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
ये रक्त धमनियाँ फैल जाती हैं और उनमें रक्त का संचार एकाएक काफ़ी बढ़ जाता है। इसी के फलस्वरूप उन रक्त धमनियों की दीवारें तनावग्रस्त और सख्त बन जाती है। यहीं से माइग्रेन आरंभ होता है। इसका और अगला कारण है विशेषकर महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन होना। अब ये शोध व अनुसंधान हो चुका है कि विशेषकर महिलाओं में माइग्रेन होने का प्रमुख एक कारण हार्मोन का असंतुलन होना भी है। मासिक धर्म आने से पहले, डिलीवरी होने के बाद और मेनोपॉज के समय महिलाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उनके दिमाग के केमिकल सेरोटोनिन पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन ही इस केमिकल सेरोटोनिन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इन स्टेजेस में महिलाओं को होने वाले माइग्रेन की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। माइग्रेन होने का और अगला कारण है व्यसन करना, यानी एडिक्शन होना। माइग्रेन होने का एक कारण व्यसन यानी धूम्रपान व अल्कोहल इत्यादि का सेवन करना भी है। इसकी प्रमुख वजह यह कि मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति न हो पाना। इसके सेवन से रक्त वाहिकाओं में सूजन व सिकुड़न आ जाती है, जिसके चलते मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यदि यही स्थिति लगातार एक लंबे समय तक बनी रहती है तो रक्त वाहिकाओं का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो रक्त वाहिकाओं के अंदर परतों के रूप में जमा होने लग जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं ब्लॉक होने लग जाती हैं। दरअसल धूम्रपान व अल्कोहल रक्त में मौजूद तत्वों को असंतुलित कर देता है, जिसके चलते रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रक्त में मौजूद तत्वों में असामान्य क्रियाएं होने लग जाती है। रक्त को पतला रखने वाले तत्व ही नष्ट होने लग जाते हैं। ऐसे में ब्लॉकेज होना भी स्वाभाविक है। इसी तरह से मस्तिष्क का अंदरूनी हिस्सा, जो टिश्यूज की एक बेहद पतली परत द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है, यह परत दिमाग पर बाहरी दुष्प्रभाव को होने से रोकने का काम करती है। इसी तरह दिमाग में अधिकांश नुकसानदेह तत्वों के प्रवेश करने को भी रोकने का काम भी यही परत करती है। परंतु निकोटिन तो इस परत को धड़ल्ले से पार कर जाता है और दिमाग में कई तरह के दुष्प्रभाव उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। यही वो कारण है जिससे सेरोटोनिन हार्मोन का असंतुलन होकर माइग्रेन हो जाता है। इसी प्रकार से माइग्रेन होने का और अगला कारण है एंटीबायोटिक औषधियों का अंधाधुंध प्रयोग करना। चिकित्सा विभाग के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स की खोज में एक जबरदस्त क्रांति ला दी है। बहुत सी गंभीर बीमारियों पर इन एंटीबायोटिक औषधियों से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मृत्यु दर में तो काफ़ी गिरावट आई है। अभी तक कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स औषधियों की खोज की जा चुकी है और उनका चिकित्सा संबंधी कई उद्देश्यों में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, परंतु इनकी बढ़ती हुई संख्या के साथ अनेकों बीमारियों में इनका इस्तेमाल भी अंधाधुंध बढ़ रहा है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि इनका दुरुपयोग हुआ है। यदि औषधियों के दुरुपयोग के संबंध में बात मात्र धन के अपव्यय तक ही सीमित होती, तब तक तो यह चिंता का विषय नहीं बनता। परंतु जब बात एंटीबायोटिक्स औषधियों के दुरुपयोग की करें तो पता पड़ता है कि इनके दुष्प्रभाव का असर व्यक्ति के शरीर पर, विशेष रूप से मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके परिणाम में माइग्रेन होना भी एक प्रभाव है। इसका और अगला कारण है निष्क्रिय जीवन जीना। आज हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जिनका शारीरिक परिश्रम कम है और मानसिक परिश्रम अधिक है, उन व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या ज़्यादा हो रही है। शारीरिक परिश्रम के अभाव में व्यक्ति का शरीर चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला और मजबूत व बलवान नहीं रह पाता है। और हम जानते हैं कि कमज़ोर शरीर पर कोई भी रोग आक्रमण कर सकता है। जो व्यक्ति बैठे बैठे ही रहते हैं, पैदल बहुत कम चलते हैं और किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करते, केवल मानसिक परिश्रम ही करते रहते हैं, उन्हें तो माइग्रेन की समस्या
होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब इसके विपरीत यदि देखें, जैसे अगर आप इतनी शारीरिक मेहनत करते हैं कि थककर चूर चूर हो जाते हैं, तो ये समझिए कि आप अपने दिमाग के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। असल में दिमाग पर कम से कम दबाव डालना चाहिए। आजकल की तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को तनाव से मुक्त नहीं कर पाते, जिससे माइग्रेन की समस्या बनी रहती है। इसी प्रकार से कुछ और अन्य कारण भी हैं, जैसे कमज़ोर आई साइड होना, आई और एड स्ट्रेन होना, आई मसल्स वीक होने से, साइनोसाइटिस होने से, नेजल कंजेशन से या सर्दियों में अधिक दिनों तक जुखाम लगे रहने से माइग्रेन की समस्या हो सकती है। वैसे देखें तो एक धूप का दिन आमतौर पर गर्मी और खुशी लाता है, परंतु उन खूबसूरत धूप की किरणों यानी सूर्य के प्रकाश से चकाचौंध करने वाली ये किरणें सीधे जब सिर पर पड़ती हैं तो ये स्वयं एक माइग्रेन ट्रिगर का काम करती हैं। इस प्रकार माइग्रेन की समस्या होने के बहुत सारे कारण हैं। आपको किस कारण से है, अब आप उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं, जिन्हें आप दूर कर अपनी समस्या को काबू कर सकते हैं। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।